नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम और खास खबरों के साथ। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता उपस्थित रहे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस से किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित करने पहुंचे। उन्होंने किसानों के खाते में ये राशि हस्तांतरित की और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम और बड़ी बातों का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कहते हुए बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार, खास तौर पर उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार लगातार किसानों के सम्मान के लिए काम कर रही है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े और उन सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। ये दृश्य आपको बता रहे हैं जहां अलग अलग राज्यों से कई मुख्यमंत्री जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास सौगातें दी। अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र भी उन्होंने किया। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर बता रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है जनता के विकास के लिए। वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उनके संबोधन को अलग अलग राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना गया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़ी हुई हैं, जो निश्चित तौर पर देश के विकास को गति दे रही हैं और देश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ती हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जन समुदाय उपस्थित रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद रहे। साथ ही साथ कृषि मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनते हुए और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, क्योंकि उनके संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हुआ। और ये जन समुदाय आप देख रहे हैं हर्षोल्लास के साथ अपने सांसद, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र भी है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर बड़ी संख्या में ये जो जन समुदाय है खासा उत्साहित नजर आया। समृद्ध किसान विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच के माध्यम से कही। साथ ही साथ वो तमाम योजनाएं भी गिनाई जिनको लेकर के केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। और आइए अब जान लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। 140 करोड़ देशवासियों की एकता से सफल हुआ ऑपरेशन सिंदूर। वाराणसी में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं कांग्रेस और सपा के लोग।
काशी में किया करीब 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। देश के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में गई 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण। भाजपा नेता अरुण जेटली पर बेतुका बयान देकर फंसे राहुल गांधी। अरुण जेटली पर लगाया कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध को लेकर धमकाने का आरोप। जेटली के बेटे ने खोली पोल, कहा कृषि कानून लाने के 1 वर्ष पहले 2019 में हो गया था पिता का निधन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर, ऑपरेशन जारी। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त, मंडी में नहीं खुल पाया चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रभावित राज्यों में सेना का राहत अभियान जारी। आइए विस्तार से सभी खबरों को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास, सांस्कृतिक विरासत जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट वितरण परियोजना और विद्युत अवसंरचना को भूमिगत करने के तहत विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जल स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न कुंडों में जल शोधन और रखरखाव कार्यों की आधारशिला भी रखी। तो आज का दिन देशवासियों के लिए एक सौगात लेकर के आया, खास तौर पर वाराणसी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर आज सौगात दी है, कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को 7400 से अधिक सहायक उपकरण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने काशी संसद प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण पोर्टल का भी उद्घाटन किया, जिनमें स्केचिंग प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, फोटोग्राफी, खेलकूद प्रतियोगिता, ज्ञान प्रतियोगिता और रोजगार मेला शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हस्तांतरित करते हुए पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। इस धनराशि के जारी होने के साथ इस योजना के तहत अब तक कुल 3.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर किसान सम्मान निधि पर विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही अफवाह पर तीखा हमला बोला। जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान शिव के रुद्र रूप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। पीएम ने इस अभियान पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के रवैये की आलोचना की। जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। दुनिया भर में फैली अस्थिरता और कई आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से देश में ही बने उत्पादों को खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दौरे के दौरान मंडलायुक्त और जिला अधिकारी से जिले में बाढ़ की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा भी लिया। उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए की गई तैयारियों, प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करने और चल रहे राहत कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राहत शिविरों में ठहरे लोगों तथा विभिन्न स्थानों पर शरण लिए हुए व्यक्तियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तत्काल और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जाए। और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू इस वक्त करवा देते हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता स्वर्गीय अरुण जेटली पर बेतुका बयान देकर राहुल गांधी फंस गए हैं। जी हां, राहुल गांधी ने अरुण जेटली पर
कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध को लेकर धमकाने का आरोप लगाया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां राहुल गांधी ने बेतुका बयान दिया है और अब वो इस बयान पर फंस भी गए हैं। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति ली है। आपको बताएं कि कृषि कानून लाने के एक वर्ष पहले 2019 में अरुण जेटली, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, उनका निधन हो चुका था। भाजपा नेता अरुण जेटली पर बेतुका बयान दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने अरुण जेटली पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध को लेकर धमकाने का आरोप लगाया है। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने इस पूरे मामले की पोल खोली है और आपत्ति भी ली है। कृषि कानून लाने के एक वर्ष पहले 2019 में अरुण जेटली का निधन हो चुका था। ये बात उनके बेटे ने कही। भाजपा नेता अरुण जेटली पर बेतुका बयान देकर अब राहुल गांधी फंस गए हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, राहुल गांधी ने एक बेतुका बयान दिया है, जिस पर वो खुद ही अपनी बात पर, अपने बयान पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बेतुके बयान से सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस कृषि कानूनों के खिलाफत कर रही थी तो खुद अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया था। राहुल गांधी ने कहा कि अरुण जेटली ने कहा था कि अगर राहुल गांधी सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो वे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शायद अरुण जेटली राहुल गांधी को जानते ही नहीं हैं। दरअसल राहुल गांधी का ये जो बयान है ना, ये भले ही सियासी दांवपेच का हिस्सा हो, लेकिन तथ्यहीन ज्यादा है। अब आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान की चौतरफा निंदा आखिर क्यों हो रही है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई थी, जबकि 3 कृषि कानून लोकसभा से 17 सितंबर 2020 को, राज्यसभा से 20 सितंबर 2020 को पारित हुए थे। 3 कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना था। ये थे कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों कानून कथित किसान संगठनों के विरोध के चलते 19 नवंबर 2021 को वापस ले लिए थे। जिस कृषि कानून की दरअसल राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो दिवंगत अरुण जेटली के निधन के बहुत बाद की घटना है। अब इस बयान से राहुल गांधी को कितना सियासी लाभ मिल पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. राहुल गांधी के बेतुके बयान की जहां हर तरफ निंदा हो रही है, तो वहीं स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। रोहन जेटली ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उनके पिता का निधन 2019 में हुआ था, जबकि कृषि कानून 2020 में लाए गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता अरुण जेटली के स्वभाव में कभी भी किसी को धमकाना नहीं था। वो लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक थे और हमेशा सहमति बनाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि दिवंगतों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अंतिम दिनों पर भी राजनीति करने की कोशिश की थी, जो बहुत ही दुखद है।
और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ निशांत राय जुड़ गए हैं। ज़्यादा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। निशांत, ये कौन सा किसान कानून है, कौन सा ऐसा कानून लाया गया जिस पर अब राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी टाइमिंग। चूँकि कानून 2020 में आए थे, जो दिवंगत नेता अरुण जेटली हैं उनका देहांत 2019 में हुआ था, और राहुल गांधी का ये कहना है कि उन तीनों कानून के लिए अरुण जेटली ने उनको धमकी दी थी। सबसे बड़ी बात है कि पहले तथ्य पूरी तरीके से गलत सामने साबित हो रहे हैं, और दूसरी अहम चीज़ हो जाती है कि अरुण जेटली का स्वभाव कैसा था। राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा आज के ज़माने में जिसने अरुण जेटली के साथ काम किया होगा और ये कह सके कि अरुण जेटली कभी किसी को धमकी देते थे, क्योंकि वो अपने सौम्य व्यवहार के लिए सत्ता पक्ष, विपक्ष और सभी के लिए जाने जाते थे। जब अरुण जेटली विपक्ष में थे तब भी उनकी ऐसी सौम्यता थी, और जब वो सत्ता में आए तब भी उनका व्यवहार बहुत ही सौम्य रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी की इतनी बड़ी बात बोल देना, और उस समय जब वो नेता इस दुनिया में ही मौजूद नहीं थे, तो ये दिखलाता है कितनी अपरिपक्व राजनीति राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। और कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को सोचना चाहिए कि एलओपी ऐसा बयान दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस बयान पर कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक जो है वो खंडन भी नहीं आया है। यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के चक्कर में खुद घिरते हुए नजर आ रही है। वहीं बीजेपी अब पूरी तरीके से हमलावर है। बात की जाए तो सबसे पहले अरुण जेटली के सुपुत्र रोहन जेटली का ट्वीट, जिसका जिक्र आपने किया, इसके बाद बीजेपी नेताओं के लगातार ट्वीट आ रहे हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस बात का जिक्र किया, और बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो रही है कि राहुल गांधी आखिर दिग्गज नेताओं के ऊपर क्यों राजनीति कर रहे हैं। पहले मनोहर पर्रिकर को भी उन्होंने कुछ इस तरीके से, जब उनका अंतिम समय चल रहा था तो उन्होंने राफेल को लेकर तमाम तरह के एक राजनीति करने का प्रयास किया था। और अब जो नेता इस दुनिया में नहीं रहा और जिस समय कानून आए थे इस दुनिया में नहीं था, तो आखिर उसका नाम क्यों घसीटा जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय। और जितनी जल्द राहुल गांधी इसका खंडन करें वो बेहतर होगा। और कांग्रेस जिस तरीके से खंडन करने में देरी कर रही है, दिखलाती है कि कांग्रेस की कितनी अपरिपक्व राजनीति का एक तरीके से उदाहरण है ये। बिल्कुल अपरिपक्व राजनीति साफ तौर पर निशांत नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी हैं, और ऐसे समय में इस बौखलाहट भरा बयान देना निश्चित तौर पर खुद विपक्ष को ही घेरता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं और हमारे दर्शक और देश की जनता भी जानती है कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी का व्यवहार किस तरह का सदन में भी रहता था और सदन के बाहर भी रहा है। ऐसे में धमकाने वाला बयान निश्चित तौर पर विपक्ष को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, बिल्कुल। और अगर मान लीजिए उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, तथ्यात्मक रूप से पूरी तरीके से गलत है, लेकिन राहुल गांधी ने इतने समय के बाद क्यों बोला? सबसे बड़ी बात है, जब जेटली जी थे नहीं तो उनको धमकी किसने दे दी? और अगर राहुल गांधी को एक बार को स्वप्न में भी आया तो उन्होंने इसका जिक्र तब क्यों नहीं किया? कुल मिलाकर केवल और केवल राजनीति के लिए इस तरीके की बयानबाजी एलओपी को शोभा नहीं देती। एलओपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद अगर व्यक्ति इस तरीके से तथ्यात्मक गलतियां करे तो वाकई ये चिंता का विषय, और सबसे ज्यादा चिंता का विषय कांग्रेस के लिए होना चाहिए कि उसका केंद्रीय नेतृत्व किस तरीके का नेतृत्व दे रहा है। और जो राहुल गांधी के जो अगर स्पीच लिखते हैं या जो एडवाइजर हैं, आखिर वो उनको सलाह क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये पूरी तरीके से तथ्यात्मक रूप से गलत है। और इसका कांग्रेस को खुद अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस पर खंडन करना चाहिए था, या कांग्रेस को इस पर सफाई देनी चाहिए थी। लेकिन अभी दोनों स्थितियों में नजर नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद, और उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। इसी के चलते इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास शायद मुद्दे अब कम पड़ गए हैं, और यही वजह है कि कुछ
तरह की उल जुलुल बयानबाजी अब विपक्ष के नेता की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जिस समय में दिवंगत नेता अरुण जेटली मौजूद ही नहीं थे इस दुनिया में और उस समय में इस तरह की बयानबाजी उनके लिए करना बेहद ही शर्मिंदगी महसूस करवाता है, तो विपक्ष को इस समय शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल क्षेत्र में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को आज सुबह यह सफलता मिली है। कल देर शाम देवसर के अखल वन क्षेत्र में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया। अंधेरे के कारण रात में तलाशी अभियान को रोक दिया गया था। आज सुबह फिर से आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। और वहीं असम के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर कई हिस्सों में जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित है। वहीं बिहार के कई हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी है। पटना में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। गर्दनीबाग, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में जल जमाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जगह जगह पानी भरने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन भवन में बिहार के दिग्गज राजनेताओं का समागम हुआ। अवसर था दूरदर्शन के डीडी डायलॉग के बाद बिहार की कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में बिहार के बड़े बड़े राजनेता शामिल हुए। डीडी डायलॉग में सभी ने बिहार चुनाव को लेकर अपने दलों का पक्ष और मुद्दों को डीडी न्यूज के माध्यम से जनता के सामने रखा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। प्रदेश के दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गौरतलब है कि इसी साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूरदर्शन समाचार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डीडी डायलॉग का आयोजन किया। डीडी डायलॉग के बाद बिहार की कार्यक्रम में बिहार के सभी दलों के दिग्गज राजनेता शामिल हुए। डीडी डायलॉग में सभी ने बिहार चुनाव को लेकर अपने दलों का पक्ष और मुद्दों को डीडी न्यूज के माध्यम से जनता के सामने रखा। डीडी डायलॉग कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से प्रश्न पूछे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम बाद बिहार की में बड़ा दावा करते हुए साफ कर दिया कि आने वाले समय में बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एक अपराध होता है संपोषित, संरक्षित। एक अपराध होता है कोई आपकी दुश्मनी हुई, कोई जमीन की दुश्मनी हुई, तो उसको पकड़ करके सजा दिलाना। पहले संरक्षित अपराध था। वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बात बिहार की में बड़ा बयान दिया। उन्होंने महुआ से निर्दलीय लड़ने का ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव को जय चंदों से घिरा हुआ बताया। सबसे बड़ा समस्या है बिहार में पलायन का, कि यहाँ के लोग लड़के लड़कियाँ बाहर चले जा रहे हैं, विदेश चले, कि कोई रोजगार नहीं मिल। ये उस तरह का हवाला दे करके अपने काम को इन लोग छुपाने का काम कर रहा है। तेजस्वी यादव जयचंद से घिरे हुए हैं। एनडीए के प्रमुख घटक दल जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने डीडी डायलॉग बाद बिहार की में राज्य में पिछले 2 दशकों में हुए समग्र विकास के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर हासिल असाधारण उपलब्धियों, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रति प्रो इनकम्बेंसी की विस्तार से चर्चा की। लीडरशिप चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, वो बिहार से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। एक ईमानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिला और नीतीश कुमार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार जी ने पार्टी बनाया ना कि आप अपने काम करके अपने उससे आप कहीं पहुंच सकते हैं। ये है जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन वहाँ तो परिवार के अलावा कुछ है। आज बिहार अगर 15 साल का हम लोग कार्यकाल कहते हैं, वो सिर्फ आरजेडी नहीं था, उसमें राहुल गांधी जी की भी पार्टी थी। अगर जंगल राज था, कोर्ट ने कहा, तो कांग्रेस भी सरकार में हिस्सेदार। वहीं राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से जब डीडी डायलॉग बाद बिहार की में लालू परिवार के शासनकाल से जुड़े जंगल राज पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने दल का बचाव करते हुए एनडीए के शासनकाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब बिहार झारखंड एक था,
जब 54 जिले थे, इनसे तो 38 जिले नहीं संभाले जा रहे। तेजस्वी यादव कोई पैरासूट से नहीं जाते, वो लोगों के बीच में जाते हैं और चुन के आते हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बात बिहार की कार्यक्रम में राज्य की राजनीति पर अपने दल, जन स्वराज, विकास, जाति राजनीति और 2025 चुनाव को लेकर अपने विचार साझा किए। क्यों इतना पिछड़ा रह गया है बिहार? इसलिए कि इन लोगों ने लूटा है, आपको बताया क्यों? नहीं, यही 20 साल में लूटा गया। नहीं, 35 साल, 40 साल। पहले जब स्ट्रेटेजी आप भी बनाते थे तो जाति पर आधार। अच्छा, हम स्ट्रेटेजी बनाते थे, आपको मालूम है? ये मेरी चीज नहीं है, जो रैलियों में बोला जा रहा है मैं वो सवाल पूछ रही हूँ। अगर बिहार में जाति पर वोट पड़ता है तो मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बात बिहार की कार्यक्रम में बिहार के विकास, राजनीतिक रणनीति, युवाओं की भूमिका और भविष्य की राजनीति पर अपने विचार साझा किए। 3 सालों में जो खोया उसको पाने का प्रयास किया। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का साथ समर्थन इसमें खुल के मिला और आज खुशी है कि एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के विश्वास पे निभा रहा हूँ। भगवा और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और आज तो कोर्ट ने भी एक तरीके से साफ कर दिया। इस बात को आज कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी, वैलिडेशन मिल गया है। बिहार को युवा चेहरे की जरूरत है। देखिए, फिलहाल आज की तारीख में अगर हम लोग जिक्र करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की जरूरत है। चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे बारे में कहते हैं कि अनुभव की कमी है, तो उनके सामने मेरा अनुभव रत्ती भर भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। डीडी डायलॉग में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए और उन्होंने दूरदर्शन के मंच का प्रयोग कर अपने राजनीतिक विचार और आगे की रणनीति के बारे में अपने विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।